गत वर्ष की भांति ही जैसे गत वर्ष 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था कि कोरोना महामारी प्रारंभ हो गई थी और उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने तुरंत एक निर्णय लिया कि कोरोना महामारी के कारण से सब चीज़ें बंद हो गई और उसमें हमारे स्कूल भी बंद हो गए थे कि ऐसे समय में विद्यार्थियों की शिक्षा का नुकसान नहीं होना चाहिए और इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच के चलते 9 अप्रैल 2020 को ही हर घर पाठशाला प्रारंभ किया और जिसको हमने कहा कि लर्निंग फ्रॉम होम। और ये हर घर पाठशाला को हिमाचल प्रदेश के भी लोगों ने इसकी सराहना की और पूरे देश भर में भी हिमाचल प्रदेश के इस मॉडल की बहुत सराहना हुई। और उसके पश्चात यह है कि तब भी हमने ये प्रारंभ किया था कि अभिभावक शिक्षक संवाद EPTM 2020 में भी हमने 2 बार प्रारंभ किया और जिसमें 90% लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें भी शिक्षा के संबंध में अभिभावकों के और शिक्षकों के अनेक प्रकार के सुझाव आते थे। और इस वर्ष बीच में तो ये लगा कि कोरोना के मामले काफ़ी कम हो गए और प्रदेश में नहीं के बराबर हो गए थे, लेकिन दूसरी लहर जैसे प्रारंभ हुई तो उसके पश्चात ऑनलाइन शिक्षा फिर से प्रारंभ होनी चाहिए। उसके लिए फिर हमने हर घर पाठशाला फेज़ 2 को प्रारंभ किया और जिसका जो रेमेडियल जो हमने प्रारंभ किया था वो 5 अप्रैल को शुरू किया था और फिर 18 मई के बाद उसको नियमित रूप से हर कक्षावार प्रारंभ किया गया और आज हमने उसको विधिवत रूप से लॉन्च भी किया है। हर घर पाठशाला फेज़ 2 यानी 2.0 को प्रारंभ किया और फिर 2021-22 के एकेडमिक सेशन के लिए अभिभावक शिक्षक संवाद EPTM को भी आज हमने फिर से प्रारंभ किया है और आज हमने उसकी लॉन्चिंग की है। और इस सारे में हमने इन सारे विषयों पर कि आगामी समय में स्कूल क्या खुल सकते हैं या खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए, वैक्सीनेशन, अध्यापकों के बारे में क्या होना चाहिए, बच्चों के बारे में क्या होना चाहिए, ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न थे जिन पर वार्तालाप हुआ और जिसमें अभिभावकों ने भी और शिक्षकों ने भी अपने अनेकों बहुमूल्य सुझाव दिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो गत वर्ष यदि कुछ कमियां रही थी तो उनको बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं। अब गत वर्ष हर घर पाठशाला में एक तरफा बात जाती थी कि व्हाट्सएप क्विज होता था या फिर हम एक तरफा होमवर्क देते थे कि भाई अब आमने सामने का भी वार्तालाप होना चाहिए, इसलिए गूगल मीट के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से ये सब का सब इस बार हमने प्रारंभ किया है। और उसमें इस बार EPTM में भी एक विशेष तौर पर एक और सुझाव दिया कि भाई इस बात पर और कैसे जोर दिया जाना चाहिए जिसके कारण से शिक्षक और अभिभावक का जो कनेक्शन है वो और अधिक मजबूत हो और कैसे टीचर और बच्चों का जो आपस में कनेक्ट होने का तरीका वो कैसे गहरा हो। तो ऐसी अनेक बातों पर उन सबको हमने नोट किया है और आज तो हमने ये किया कि हर घर पाठशाला 2 और EPTM का हमने शुभारंभ किया है और कल 5 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक पूरे प्रदेश में
हर जगह पर विद्यालयवार ईपीटीएम चलेंगे और इसमें जितने सुझाव आएंगे और जितने प्रश्न आएंगे उन सबको हमने कहा कि 9 तारीख को जब इसका हम क्लोजिंग करेंगे और यही समय रहेगा कि 3 बजे 9 तारीख को करेंगे और उसमें सभी की समस्याओं का समाधान करके उनके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो और आज लगभग 500 लोग तो जो सीधे तौर पर जुड़े थे और जिसमें मुझे लगता है कि लगभग यूट्यूब के माध्यम से भी प्रदेश के लगभग 10,000 लोगों ने अपने अनेक प्रकार की शंकाएं रखी हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उसके अनुसार हम आने वाले समय की नीति को तैयार करें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पहले एक बात की घोषणा कर दी थी कि हम मैट्रिक और +1 के बच्चों को प्रमोट करेंगे, क्योंकि हम कोरोना के कारण से और कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण से परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी थी और उसके पश्चात अब ये था कि हम कौन से फार्मूले के अंतर्गत इस सबको करें। तो अभी हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने सरकार के दिशा निर्देशों के बाद अपना ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तैयार किया है और जिसमें ये कहा है कि हम किस प्रकार की चीज़ों को वेटेज देंगे और कैसे बच्चों को प्रमोट करने का काम करेंगे। उसमें हमने 7 प्रकार के क्राइटेरिया को किया है। नंबर 1 तो हमने कहा है कि हम 9th क्लास को वेटेज देंगे, क्योंकि हमारा 9th क्लास का पेपर ऑफलाइन हो चुका था और उसके पश्चात कि जो फर्स्ट टर्म है वो एग्ज़ाम हो चुका तो उसको वेटेज में देंगे, सेकंड टर्म को वेटेज देंगे, फिर प्री बोर्ड परीक्षाओं को हम वेटेज देंगे और फिर जो एनुअल एग्ज़ामिनेशन हमारा हिंदी का पेपर हो चुका था और उसको वेटेज देंगे, फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन हमारे ऑलरेडी हो चुके थे उनको वेटेज देंगे और फिर जो इंटरनल असेसमेंट है उसके आधार पर हमने ये 7 ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तैयार किए। इसके आधार पर हम परिणाम को प्रारंभ करेंगे। और इसमें एक बात मैं आपके ध्यान में लाऊंगा कि जो मापदंड अभी हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने तैयार किए हैं, ये कुल मिला के कहेंगे तो ये यूनिफॉर्मली मॉडरेटेड हैं, ये एकेडमिकली रिलायबल हैं, जुडिशियस हैं और फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट है। और हमने ये भी कहा है कि इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में विद्यार्थियों के लिए हम कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट और कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को ध्यान में रख करके हमने इस सब का सब काम किया है। तो इसलिए अभी आज ही हमने इस सब पर सलाह की है और हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड आने वाले दिनों उसको तैयार करेगा और अभी बहुत जल्द रिजल्ट टेबुलेशन कमेटी का गठन करके ताकि उक्त मापदंडों के आधार पर परीक्षा परिणाम हम जो है आने वाले समय में निश्चित करें। सर कोई टाइम बाउंड रिजल्ट जो है वो तैयार हो जाए? बस ये नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड कर देगा और तुरंत इसको जो है हम कोशिश करेंगे कि लगभग 2 सप्ताह के भीतर ये सब काम हो जाए। 12वीं की तक उसके आगे की परीक्षा का जो 12वीं की परीक्षा का अभी CBSE का भी जो एग्जैक्ट जो फार्मूला है वो आया नहीं है और मुझे लगता है कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है, तो वहाँ पर भी तो इसलिए कि जैसे CBSE का जो फार्मूला आएगा और उसका भी अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर हम +2 हिमाचल प्रदेश जो बोर्ड ऑफ शिक्षा का है हमारा उसका भी उसके पश्चात हम इसको तैयार करेंगे। कैबिनेट में जाएगा सर ये? नहीं, निश्चित रूप से इस पर चर्चा होगी और लेकिन उसका फुल फ्लेज क्या क्राइटेरिया रहेगा वो तो मुझे लगता है कि हमको अभी CBSE का भी बोर्ड का भी इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इस पर निश्चित रूप से कैबिनेट में चर्चा होगी और मुझे लगता है कि अभी जो भारत सरकार ने और भारत के प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है और जिसमें बहुत गंभीरतापूर्वक ये कहा है कि हम बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के बारे में समझौता नहीं कर सकते, तो उसी दिशा में विचार करके और माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि हम भी इस सबको स्थगित करने पर या परीक्षा कैंसिल करने पर ही विचार कर सकते हैं और आगामी प्रमोशन और क्या क्राइटेरिया होगा उसको तब तय करेंगे। सर NC प्रदेश के विषय में एक बात कही जाती है कि ये देवभूमि के साथ साथ ये वीर भूमि भी है और हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर यदि हम देखें तो हिमाचल प्रदेश शायद देश का एक ऐसा प्रदेश है जो कम जनसंख्या के बावजूद देश की सेनाओं में सबसे अधिक सैनिक हमारे हैं और देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए भी हमारे बहुत से वीर बलिदानी हुए और हमारे लोगों ने अनेकों बहुत ऊंचे स्थान भी प्राप्त किए हैं। तो ये वीरों का और सैनिकों का और कर्मवीरों का प्रदेश रहा है और हम ये भी कहते हैं कि ये हमारा बॉर्डर से भी जुड़ा क्षेत्र है
तो इसलिए एनसीसी का होना बहुत आवश्यक है। और अभी एनसीसी चलता तो है, लेकिन बतौर सब्जेक्ट के यहाँ पर नहीं होता, जिस कारण बच्चों को और अधिक लाभ मिले। तो एनसीसी के हिमाचल प्रदेश के जो ग्रुप कमांडर हैं ब्रिगेडियर राजीव ठाकुर जी ने आज सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव लाया और उन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन दिया कि इसको कैसे करना चाहिए। और हमने सरकार की ओर से ये कहा है कि हम प्रयास करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के माध्यम से इसको हम इलेक्टिव सब्जेक्ट बनाएं, और ताकि उसके आधार पर है कि बच्चों को कल को उनके क्रेडिट्स में भी लाभ मिले, और हम अधिकतर ये प्रयास करें कि हमारे अधिकतर बच्चे एनसीसी का लाभ ले सकें, ताकि जो एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की दिशा से बहुत अनिवार्य है। और कई बार तो हम उदाहरण भी देते हैं कि जब इजराइल जैसा छोटा सा देश, जो दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है, वो चाहे आर्थिक रूप से है, चाहे वो फिजिकली है, चाहे किसी भी प्रकार से, लेकिन वहाँ पर एक उन्होंने किया है कि हर एक नागरिक को 3 साल की आर्मी का ट्रेनिंग और नौकरी करना अनिवार्य है। तो मुझे लगता है कि हम हिमाचल प्रदेश में जितना अधिक हम प्रयास करेंगे कि हमारे अधिकतर बच्चे, लगभग हर बच्चे को हम एनसीसी का ट्रेनिंग इत्यादि दें, तो हम एक डिसिप्लिन्ड और एक अच्छा नागरिक समाज में खड़ा कर सकते हैं, और जिसके कारण से सेना के भीतर जाने वाले भी हमारे अच्छे अधिकारी तैयार हो सकते हैं और अच्छे जवान जा सकते हैं। पर हम बैठने वाले हैं, तो उस पर हम आपको दोबारा से सारी बात का ब्रीफ करेंगे।